हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी साथी पॉइंट पे। आज हम देखने वाले क्लास 11 का चैप्टर 2, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। यह सभी लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित होगा। चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है आपका अधिकार क्या है। ठीक है, अधिकार वह जीवन जीने की वह परिस्थिति है जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है। अधिकार वह हक है जो आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए। ठीक है, जिसकी वह मांग करता है। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधा अधिकारों की क्या करती है, रक्षा करती है। अधिकार क्या है? अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, चाहे वो स्वतंत्रता हो, ठीक है, समानता हो, कुछ भी हो। अधिकार के बिना कुछ भी नहीं कर सकता मनुष्य। अब यही है अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है। ठीक है, जो कोई भी चीज़, कोई सी भी लोकतांत्रिक देश में अधिकारों को जब हम संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड करते हैं, सूची में रखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र। तो यही है, अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिक के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी। सबसे पहले अधिकारों की मांग किसने उठाई? नेहरू जी ने उठाई थी। कब उठाई थी? 1928 में उठाई थी। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। संविधान में अधिकारों का महत्व क्या होता है? क्यों अधिकार चाहिए एक व्यक्ति को? ठीक है, नागरिक की स्वतंत्रता सुनिश्चित रहे। ठीक है, राज्य की शक्ति सीमित रहे, सरकार की शक्ति सीमित रहे, लोकतंत्र मजबूत बने, समानता और न्याय स्थापित हो। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। ठीक है, 2000 में राष्ट्रीय अधिकार का गठन हुआ। ठीक है, इसमें सदस्य कौन होता है? एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश, जो मतलब रिटायर सुप्रीम कोर्ट का जज है वो, और एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का जो जज है वो, और मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान रखने या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 सदस्य। ठीक है, इनकी कार्य क्या होते हैं? शिकायतें सुनना, ठीक है, जाँच करना और पीड़ितों को राहत पहुँचाना। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है, कैसे आए। ठीक है, भारतीय संविधान में अधिकारों की मांग हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, ठीक है, लोग, ठीक है, उन्होंने नागरिक अधिकार की मांग समय समय पर उठाई थी अंग्रेजों से। ठीक है, इसी के तहत 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में क्या किया गया? सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, वह अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। ठीक है, इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यही दिखाया गया कि मौलिक अधिकारों का कितना महत्व होता है। सरकार इन मौलिक अधिकारों को हमसे छीन भी नहीं सकती, उसके लिए हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को लोगों की वोटिंग होगी। ठीक है, संविधान क्या करता है? वो अधिकारों की क्या देता है? गारंटी देता है लोगों को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार हमने लिया कहाँ से, प्रेरणा कहाँ से ली हमने। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा हमने भारत ने अमेरिका के संविधान से ली है। ठीक है, जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब हम यही देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के प्रकार। अगला टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार के प्रकार। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? जब हमारा संविधान बना था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, संपत्ति का मौलिक अधिकार क्या था? अगर सरकार को कोई भी विकास कार्य करने के लिए आपकी ज़मीन चाहिए, ठीक है, आप जहाँ पर अभी आप रह रहे हो, तो सरकार उससे मांगती थी, तो वो कहाँ चले जाते थे? कोर्ट में चले जाते थे, बोलते थे मेरे मौलिक अधिकारों को क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो इसलिए सरकार ने यह मौलिक अधिकार को हटा दिया, इसे कहाँ रख दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और उसे सामान्य कानून के अधिकार के रूप में अनुच्छेद 301 में स्थापित कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, इसे हटा दिया गया 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अभी हमारे संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। वो कौन से है? पहला है हमारा समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमारा 23 से अनुच्छेद 24 में है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में है। पांचवा है हमारा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो हमारा अनुच्छेद 29 से 30 में है। और छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारा क्या है? अनुच्छेद 32 में।
ठीक है, अब हम एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है हमारा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के सामने सभी समान होंगे। लेकिन अगले पॉइंट में बोला कानून के समान संरक्षण। ठीक है, लेकिन संरक्षण भी दिया जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति, किसी ने चोरी करी, ठीक है, उसने 1 लाख का चुरा लिया, ठीक है, उसकी लेकिन वो काम जो करता है वो 10,000 का ही करता है। ठीक है, तो एक बार में उसे इतनी सज़ा नहीं दी जाएगी कि एक बार में 1 लाख, उसे किस्तों में बांध दिया जाएगा कि 5,000 तू देगा, अपने 5,000 जीवन उसके लिए जी, और 5,000 तू देता रहेगा हर महीने। ठीक है, तो इसके तहत हम जानते हैं कि कानून के समान संरक्षण भी मिलता है। पहले तो समानता की बात करता है, दूसरे में करता है कानून के समान संरक्षण भी मिलेगा। अनुच्छेद 15 में चाहे धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, मतलब कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दुकान, होटलों, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश में समानता, इन सब जगह पर आपको क्या मिलेगी? समानता मिलेगी। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या बोला गया है? रोजगार में अवसर की समानता। रोजगार में मतलब कि कोई भी आपको कुछ भी नौकरी वगैरह करना है, उसमें आपको क्या मिलेगी? समानता मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक तर्क भी आता है, फिर आरक्षण क्यों, रिजर्वेशन क्यों? तो हमारा अनुच्छेद 16 के 5 में, खंड 5 में बोला गया है कि जो निचली जाति वगैरह है उनके लिए आरक्षण की भी व्यवस्था है। ठीक है, इसी के तहत अनुच्छेद 17 में चाहे छुआछूत का अंत। ठीक है, पहले वो पुराने ज़माने में क्या होता था, वो छू लेता था उसको, तो मैं उसको नहीं छूँगा, उसके हाथ का पानी नहीं पीऊँगा। तो अनुच्छेद 17 इस चीज़ को क्या करता है? ख़त्म करता है। अनुच्छेद 18 क्या करता है? उपाधियों का अंत। ठीक है, जो भी अंग्रेज़ों द्वारा उपाधि दी जाती थी, नाइटहुड की, ठीक है, महात्मा की, ये सब उपाधियों का अंत करके उन्होंने बोला कि बस सेना की जो भी वो कर्नल वगैरह होगा ये उपाधि चलेगी, या शिक्षा संबंधी कोई भी आपकी उपाधि है वही चलेगी, जैसे डॉक्टर वगैरह, यही सब चलेगा। लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा जो दी जाती थी नाइटहुड वगैरह, वो सब की उपाधियों का चक्कर अंत कर दिया। अब हम अपना सेकंड मौलिक अधिकार देखते हैं, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर चाहे 22 में है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, पहला है कि कौन कौन से व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। पहले तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कोई भी भाषण दे सकते हो। ठीक है, अभिव्यक्ति की बोलने की आपको चाहे आज़ादी है। ठीक है, लेकिन एक निश्चित दायरे में। ठीक है, आपके बोलने से किसी व्यक्ति के धर्म, जाति को ठेस ना पहुँचे। ठीक है, दूसरा है शांतिपूर्वक ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार। ठीक है, दूसरा कौन सा अधिकार है हमारे पास? शांतिपूर्ण ढंग से आप इकट्ठा हो सकते हो कहीं पे भी, ठीक है, और अपनी सभा वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तीसरा है संगठित होने का अधिकार। ठीक है, जमा होने का अधिकार। चौथा है भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार है आपको। ठीक है, पांचवा है आपका भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का अधिकार है। ठीक है, छठा है कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने का अधिकार, कोई सा भी आप व्यापार कर सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 20 आता है अपराधियों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, आपने कोई अपराध भी कराया ना, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत आरक्षण दिया गया है, संरक्षण दिया गया है, आरक्षण नहीं, संरक्षण। जैसे कि एक अपराध की एक ही बार सजा होगी, आपने कोई अपराध किया है तो उसकी एक ही बार सजा होगी। ठीक है, अपराध के समय के कानून के अनुसार सजा। जैसे कि आपने आज कोई अपराध किया है, ठीक है, लेकिन कोर्ट में उसका फैसला आया 5 साल बाद, वह कानून बदल दिया गया। जैसे कि अभी आपने किसी का मर्डर किया तो उम्र कैद की सज़ा है। ठीक है, लेकिन 5 साल बाद वो क्या हो गया, उम्र कैद को फांसी में बदल दिया कि किसी का मर्डर करने पे फांसी हो गया। तो आपने 5 साल पहले जो जुर्म किया था उसी के अनुसार सज़ा मिलेगी, आपको क्या मिलेगी? उम्र कैद ही मिलेगी। किसी को स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि किसी को भी स्वयं अपने खिलाफ गवाही के लिए मार पीट के ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि तू कबूल ये तूने किया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप पहले तो पुलिस वाले मारते वगैरह उनके सामने एक्सेप्ट कर लो, लेकिन कोर्ट के सामने जाके बोल दो नहीं इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को बोला, क्योंकि ये आपका एक अधिकार है। अगला देखते हैं हम। ठीक है, अनुच्छेद 21। ठीक है, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको अपने जीवन की रक्षा करने का क्या है? अधिकार है। ठीक है, आपको स्वच्छ वायु, हवा, जल, ठीक है, ये सब पाने का क्या है? अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21(1) ए। ठीक है, ये हमारे संविधान में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन था 2002 में, उसके तहत जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। ठीक है, सभी को क्या होगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, फिर है आपका अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 22। ठीक है, इसमें चाहे कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तार व्यक्ति को अपराध जानने का अधिकार। आपको अगर पुलिस वाले बैठा लिया तो आपको जानने का अधिकार है कि मेरे को क्यों बैठाया गया है। और 24 घंटे में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना, मतलब कि 24 घंटे के अंदर उन्हें कहाँ पेश करना होगा? आपको कोर्ट में पेश करना होगा।
ऐसे ही हमारा तीसरा मौलिक अधिकार संविधान के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। ठीक है, मानव का जो भी व्यापार है उस पर रोक, और बंधुआ मजदूरी की मतलब कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, आपको उसके लिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती आप पे काम किया जाएगा, बंधुआ मजदूरी बोलते हैं उसे। ठीक है, उस पर क्या लगाता है, रोक लगाता है अनुच्छेद 23। ऐसे ही अनुच्छेद 24 क्या करता है, जोखिम वाले काम में बच्चों से मजदूरी कराने पर क्या करता है, रोक करवाता है। डेंजरस काम में चाइल्ड लेबर को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है वो। ठीक है, रोक लगाता है उस पर। अगला देखते हैं हमारा चौथा अधिकार कौन सा है, मौलिक अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 25 में बोला गया है आस्था और प्रार्थना करने की आज़ादी। ठीक है, आपको अपनी आस्था और प्रार्थना करने की चाहे आज़ादी है। अनुच्छेद 26 में चाहे धार्मिक मामलों के प्रबंधन। ठीक है, आप कोई भी संस्था की स्थापना कर सकते हो, चल और अचल संपत्ति का क्या कर सकते हो, अर्जन कर सकते हो, स्वामित्व कर सकते हो, और उसका प्रशासन कर सकते हो। इसी के तहत अनुच्छेद 27 में जाए, किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म के प्रचार के लिए कर देने में बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको किसी भी धर्म के लिए पैसे देने के लिए बाध्य ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अगर कहीं पे भी जाके आप मदरसे वगैरह है, ठीक है, इसमें उर्दू सिखाई जाती है, तो उसमें चाहे आपकी स्वतंत्रता दे रखी है, आप कोई भी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा पा सकते हो, उपासना में उपस्थित होने का चाहे आपको अधिकार है। अगला मौलिक अधिकार देखते हैं हमारा पांचवा है, जो कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में है। ठीक है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, जो भी संख्या में कम लोग हैं उनकी भाषा और जो भी उनकी संस्कृति है, ठीक है, उनके बचाव का चाहे अधिकार है। ऐसे ही अनुच्छेद 30 में चाहे अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने के अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 30 में बोला गया है जो भी संख्या में कम लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उन्हें अपनी अलग से स्कूल खोलने वगैरह का चाहे अधिकार है, शिक्षा संस्थान स्थापित करने का चाहे अधिकार है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण हमारा अनुच्छेद 6, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, इसके तहत बोला गया मौलिक अधिकार का हनन होने पर न्यायालय जाने का अधिकार। ठीक है, अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, तो आप कहाँ जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, इसी चीज़ को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा का है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का हृदय और आत्मा का है, क्योंकि आप इसका विरोध होने पर, आपके मौलिक अधिकार को दबाए जाने पर आप कहाँ जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा का है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसी के तहत हमारा पार्ट 1 होता है कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना हमसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।